गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये थर्ड पार्ट है वीडियो का और इसमें सेकंड पार्ट में क्या एक बीच में फ़ोन आ गया था, इसलिए वो 5-6 मिनट का ही बनाना पड़ा और इसलिए मैं इस थर्ड पार्ट को बना रहा हूँ। 10 मिनट से कम वीडियो में नहीं बनाता हूँ, तो इसलिए इसमें देखते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा कि भाई इसका फर्स्ट लॉ यानी सन के चारों ओर कोई भी प्लैनेट है उसके अराउंड में एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मोशन करता है। और इलिप्टिकल कैसे होते हैं, ओवल टाइप की, उसको हम ओवल कहते हैं। ठीक है, इसमें दो एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। और सन जो है इसकी उसकी इलिप्स की दो फोकस होती हैं। चूँकि ये पेज है ना, इसको 3 डायमेंशनल देखेंगे तो ये ऑर्बिट अपने आप ही ऐसी हो जाती है, तो यही चीज़ यहाँ आ जाती है। तो ऐसा बताया सन वैसे स्टेशनरी है, तो कोई भी सन के चारों ओर घूम रहा है तो किस में घूम रहा है, इलिप्स में घूम रहा है। सेकंड रूल क्या है इसका, सेकंड लॉ इसने बताया कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सच ए वे, यानी हर प्लैनेट सन के चारों ओर इस तरह से घूमता है वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जो लाइन उससे जुड़ी हुई है सन से जैसे यहाँ तक, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वीप करती है। जैसे कोई प्लैनेट यहाँ से यहाँ आया, यानी इस जगह से इस जगह आया, तो जितना एरिया स्वीप करेगा उतना ही एरिया ये होगा, प्लैनेट यहाँ से यहाँ आए, यानी दूर हो चाहे पास हो, एक टाइम में उतना ही एरिया, यानी 1 घंटे में यहाँ से यहाँ आता है, तो इसका जो एरिया है दैट इज़ इक्वल टू दिस एरिया, है ना। तो यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वीप करेगा। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया आपको, और प्लैनेट दूर भी हो सकता है पास भी हो सकता है। तो ये सेकंड रूल है इसका, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सच ए वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट ऑफ द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसका थर्ड रूल देखेंगे हम लोग। थर्ड रूल इसने क्या बताया, देखो सन से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर, क्या बोलते हैं, आर। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या होता है, टी। टाइम को टी से और डिस्टेंस को आर से। तो जो थर्ड रूल है, थर्ड लॉ है, वो क्या है, कैप्लस ने क्या बताया, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी टाइम, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता था उसका स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब के बराबर होगा, यानी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस ही बढ़ेगी। ये यानी आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर इक्वल का निशान लाएंगे तो क्या होता है, कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। तो यानी ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दिया हमने, तो यहाँ कांस्टेंट लेके आए तो टी स्क्वायर के बराबर होगा। अगर टी स्क्वायर आर क्यूब के नीचे ले आए तो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। यानी को एक रेशियो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, नहीं, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू फिक्स निकलेगी हमेशा। ये इसका थर्ड रूल हुआ। इसी रूल के आधार पर न्यूटन ने अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ बनाया। ये अगला टॉपिक जो आपका है वो क्या है कि हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कागज़ पर। ठीक है, तो आप उसको अच्छी तरह समझेंगे। रफ कागज़ है ना, मैं यहाँ से लेके देखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो क्या है कि फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यानी इनवर्सली का मतलब होता है यदि ये फोर्स जो बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बहुत कम होगी, यदि डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स बहुत कम होगा, है ना। दो चीज़ों के बीच में यदि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। इसको हम न्यूटन्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसको उसने कैसे मिला, उसको उसने ये कैसे गैस किया, ये हम समझा रहे हैं।
तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है कि भाई जब कोई बॉडी कहाँ घूमती है, किसी सर्कुलर पाथ पे घूमती है। जैसे सन यहाँ है, ये कोई प्लैनेट है, तो ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इससे फोर्स मिलता है। उस फोर्स को बोलते हैं हम सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी घूमती है तो उसको एक फोर्स मिलता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू एफ जो है वो किसके बराबर होता है, जैसे अब इसका मास m हो गया और वेलोसिटी v हो गई और ये बीच का जो डिस्टेंस r है, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, Fv²/mv²/r। ठीक है। अब चूंकि मास बॉडी का कांस्टेंट रहता है, m जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो इक्वेशन बन के क्या रह गई, F=v²/r। ये इसको मान लिया हमने। इससे हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ निकालना है। फिर हम जानते हैं कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जब घूमती है, यहाँ से वापस यहीं घूम के आए, तो उसकी जो इसकी वेलोसिटी निकालें, तो v क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ घूमोगे वो उसकी कह सकते हो सरकमफेरेंस के बराबर। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, πr 2πr अपॉन, और टाइम क्या हो गया t। ठीक है। और इसके अंदर से ये 2π है, जो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी क्या, r/t। अब क्या किया कि हमने इसको दोनों साइड से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो ये हो गया v², ये हो गया r², ये हो गया अपॉन t²। फिर हमने क्या किया, राइट साइड में r/r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। r/r का मतलब 1, r से r कट जाएगी, लेकिन हमें फॉर्मूला डेरिवेट करना है, इसके लिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r³ अपॉन t² इंटू 1/r। तो ये क्या आ गई, v² की वैल्यू आ गई। अब चूँकि आप जानते हो कि आपने केप्लर्स थर्ड लॉ पढ़ा है अभी, केप्लर्स थर्ड लॉ में ये वैल्यू जो है r³ अपॉन t² की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो v² की जो टोटल वैल्यू वो कितनी आ गई, 1/r। अब ये जो 1/r है, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इसमें यहाँ पे v² की जगह। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, v² की जगह 1/r रख दिया और नीचे r है, तो क्या हो गया, टोटल मिला के F=1/r²। और यही आपका न्यूटन्स का क्या था, आपने इससे निकाला था न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये मैंने जो आपको बताया था। तो इस तरीके से ये प्रूफ है, आप समझ गए होंगे और इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है आपका कि आप किसी पर फोर्स लगाओगे ऐसे, तो वो बॉडी भी आप पर फोर्स लगाएगी ऐसे, F12 = F21। ठीक है। अब इसको हमें समझना है, तो फोर्स लगाया, ये ऐसे लगा रहा है तो ये ऐसे लगा रहा है, तो अब इसको हमें समझाना है आपको। जैसे अब F सेकंड लॉ बोला आपका, F= मास इंटू एक्सेलरेशन, तो A क्या हो गया, F/m। ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है, जो एक्सीलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, यानी A जो है 1/m, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इससे ये हो रहा है, ये आपका जो टॉपिक है वो इसके अंदर ये पूछा है, जैसे अर्थ ये है और ये मास है कोई A, तो ये नीचे आता है, तो अब न्यूटन थर्ड लॉ तो ये कहता है अगर ये नीचे आ रहा है तो ये भी, ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पर जो फोर्स लगाना चाहिए, तो ये ऊपर जानी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये मास जो है वो एक्सीलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब होता है अगर कोई चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा, अगर किसी का मास कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। अब ये जो मास है ये बहुत कम है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए ये नीचे तेज़ी से आएगा। और ये मास, अर्थ का मास ज़्यादा है,
इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसकी लिए स्पीड इसकी बहुत कम दिखेगी नीचे से ऊपर जाने की, मतलब ना के बराबर। इसलिए कोई भी अर्थ पर हम कोई चीज़ ऊपर से गिराते हैं तो वो नीचे आती है, ना कि अर्थ पर जाए। आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे आपको सारा समझ में आएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। आप नेक्स्ट टॉपिक आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।